हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। इसके पहले हमने पढ़ा था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में, और साथ में पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल होते हैं अर्थात जिसको कक्षक भी कहते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं और उसके शेप कैसे होते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम नंबर किसको कहते हैं और क्वांटम नंबर के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर इसका संबंध हमने मैक्स प्लांक का क्वांटम पढ़ा हुआ था, उससे नहीं है। क्वांटम का अर्थ यहाँ पे कोई छोटे कण के लिए होता है शब्द प्रयोग, और ये क्वांटम केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का अलग ही ब्रांच है। और ये क्वांटम नंबर दिया गया था मुख्य रूप से श्रोडिंजर के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे जिसने अपना इक्वेशन बना रखा था अलग से, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको हम सब इस यूनिट के सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्वांटम नंबर श्रोडिंजर के द्वारा दिया गया था। क्वांटम नंबर हमको मुख्य रूप से ये बताता है कि जो एटम रहता है हमारा, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कैसा स्पिन करेगा, मतलब अपने जो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहेगा, वो सब की जानकारी हमको मिलती है इन क्वांटम नंबर से। ठीक है। और क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं टोटल 4 प्रकार के, और उन्हीं चारों प्रकार को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जो कि ये हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, दूसरा होता है द्विगंशी या जिसको गौण बोल देते हैं, या फिर कोणीय क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में एजीमुथल, गौण को सेकेंडरी या फिर इसी को सब्सिडरी भी बोल देते हैं, और कोणीय को एंगुलर क्वांटम नंबर। मतलब ये दूसरा के इतने सारे प्रकार होते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है वो इसको संक्षिप्त में बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या रहता है इसको हम एन से दिखाते हैं, और ये वही एन है जिसको बोर ने दिया था मुख्य रूप से। ठीक है, बोर के मॉडल में हमने पढ़ा था कक्षा की संख्या करके। तो इस क्वांटम संख्या से हमको एनर्जी पता चलता है, एनर्जी, और जो एटम रहता है उसका साइज, क्योंकि यहाँ कक्षा आ गई इसलिए साइज भी बताएगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी ऊर्जा भी पता चलेगी इसमें मुख्य रूप से। और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मतलब स्मॉल एल से। इसमें हमको पता चलेगा जो सब सेल है, सब सेल का अर्थ है कि ये जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर और उसके हिस्से होते हैं ऑर्बिट के, उसको कहा जाता है सब सेल। इस ऑर्बिट को, मतलब जो एन रहता है, इसको ऑर्बिट के अलावा सेल भी कहते हैं, इस वजह से इसको सब सेल कहते हैं। सब सेल की जानकारी मिलती है, और साथ में हमको शेप पता चलता है कि जो हमारा सब सेल रहेगा वो कौन कौन से शेप के रहेंगे। शेप मतलब आकृति होता है, और साइज मतलब आकार, आकार मतलब वो कितना बड़ा या कितना छोटा, और आकृति का अर्थ है कि गोल रहेगा, डमरू आकार रहेगा। ये हमको पता चलता है दूसरे वाले से। तीसरे से पता चलेगा कि जो हमारा एटम है उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी मिलेगी, और साथ में हमारा पता चलेगा कि यहाँ जो ऑर्बिटल है उसका वो कौन से दिशा पे घूम रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल हमने कल पढ़ा है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, दैशिक नेचर के, अर्थात उसमें कुछ न कुछ दिशा होता है, तो उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। इससे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता चलेगा, अर्थात दिशा पता चल पाएगा। चक्रण को एस से दर्शाते हैं, और इससे पता चलेगा हमको स्पिन के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे कैसे घूम रहा है, दाईं ओर घूम रहा है जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की दिशा, या फिर उल्टे घूम रहा है मतलब जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसको बताने से पहले जो चारों प्रकार हैं इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में। इसको बताने से पहले मैं क्वांटम संख्या बता देता हूँ। यह परिभाषा के रूप में यदि आप लिखें तो 4 संख्या का ऐसा सेट जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे। मुख्य रूप से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एटम में, जैसे मान लो ये हमारा परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चूंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं अर्थात कक्षा होते हैं, और कक्षा के अंदर कक्षक होते हैं। ठीक है, तो कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करने के लिए हमको इन चारों क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसका मुख्य काम रहता है हमारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूर पे है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे है, और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल पे है। ये सब की जानकारी हमको मिलती है इन चारों क्वांटम संख्या से। और ये 4 में से जो शुरू के 3 क्वांटम है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको श्रोडिंजर ने दिया था अपने इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम और सरल भाषा में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये हो गया परमाणु, जिसको एटम में लिख रखा हूँ, और परमाणु के अंदर हम आते हैं ऑर्बिट में, मतलब ये हो गया ऑर्बिट, जिसको और क्या कहा जाता है, सेल। ऑर्बिट मतलब हो गया कक्षा, सेल मतलब होता है कोष। तो दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग जरूर है। तो हम पहले पहुंच गए परमाणु के पास। अब परमाणु में मुझे ये इलेक्ट्रॉन को खोजना है, तो इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे खोजूंगा,
एटम में जाऊंगा, एटम के बाद मैं ऑर्बिट पे पहुंचूंगा, मतलब ये हमारा यदि परमाणु है तो परमाणु के बाद मैं ये ऑर्बिट में चला गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ऑर्बिट या सेल जिसको मैं रेड कलर से दिखाया हूँ, अब इस ऑर्बिट के अंदर सब सेल होते हैं, मतलब यहाँ तो ये तो ऑर्बिट है ही, इसके अंदर और भी अलग अलग मतलब छोटे छोटे जगह स्थित रहेंगे, उसको कहेंगे सब सेल। और सब सेल के अंदर होगा ऑर्बिटल, मतलब इसके अंदर और छोटा छोटा जगह, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ऑर्बिटल मतलब होता है कक्षक, ठीक है। सब सेल मतलब होता है उपकोष। तो सब सेल में हम पहुँचेंगे, सब सेल का हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये ऑर्बिटल में पहुँच जाएंगे सब सेल के बाद, और ऑर्बिटल में ही होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल में रहती है। और ऑर्बिटल स्थित होता है सब सेल में, सब सेल स्थित होता है ऑर्बिट में। और ऑर्बिट किसके अंदर होता है? परमाणु के। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मान लो किसी शहर में किसी व्यक्ति को मुझे खोजना है, ठीक है, तो हम परमाणु की तुलना शहर से कर सकते हैं कि यदि परमाणु हमारा शहर है और शहर में किसी व्यक्ति को मुझे खोजना है, तो शहर में सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? शहर बटा रहता है वार्ड में, तो मैं सबसे पहले चला जाऊँगा वार्ड में। वार्ड में जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? वार्ड भी बटा रहता है अलग अलग मोहल्ले में, जातिवार या फिर अलग अलग आर्थिक स्थिति के हिसाब से। तो वार्ड के बाद मैं चला जाऊँगा मोहल्ले में। अब मोहल्ले के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा? मोहल्ले में पहुँच गया यदि, तो मैं पहुँच जाऊँगा घर में। और घर में पहुँच गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसको मुझे खोजना है। तो बस ऐसे ही परमाणु है, परमाणु की तुलना मैं शहर से कर दिया, हम ऑर्बिट पर पहुँच गए। मतलब किसी व्यक्ति को मुझे खोजना रहेगा, यदि उसका पता मुझे लिखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने घर का नाम लिखना पड़ेगा, किस घर में रहता है, मोहल्ले को पता देना पड़ेगा, उसको वार्ड बताना पड़ेगा और किस शहर का है, तभी उसके यहाँ डाक पहुँचेगा या कोई व्यक्ति उसको खोजते हुए पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से जो एटम रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन को भी खोजा जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से पता बताने के लिए ये चारों क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ऊर्जा कितनी होगी, जो हमारा परमाणु रहेगा आकार कितना रहेगा, वो सब सारी जानकारी इस तरीके से मिलती है। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी शहर में किसी व्यक्ति को खोजना है तो ये जो क्रम लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन की जगह ये, तो इससे इनकी आप तुलना कर सकते हैं। हम आगे अब जब और पढ़ेंगे तो जो ऑर्बिट रहेगा इसको हम लोग पढ़ेंगे एन के रूप में, मुख्य क्वांटम संख्या, और उसके बाद इसको पढ़ेंगे एल के रूप में, और इसको पढ़ेंगे हम लोग एम के रूप में, ठीक है। एन एल एम है, देखिए एन एल और ये हो गया एम। तो अब आइए पढ़ते हैं इसको बारी बारी से कि अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसी को बुक में दिया रहता है प्राइमरी क्वांटम नंबर या प्राइमरी क्वांटम संख्या। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोहर ने दिया था किसमें? बोहर के मॉडल में। और एन क्या, इसको हम बोलते थे ऑर्बिट, ठीक है। तो याद रखें इसके द्वारा ऑर्बिट मतलब कक्षा, सेल मतलब कोष, और एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा स्तर, ये सबको पता किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये यदि हमारा परमाणु है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ऐसा देखता 7 ऑर्बिट बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये n = 1 है, n = 2, n = 3, n = 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा। तो इन्हीं को ऊर्जा स्तर बोलते थे, क्योंकि उससे ऊर्जा डिसाइड होती थी। तो और इसी को सेल भी बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि इस n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम परमाणु का साइज़ पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा परमाणु का साइज़ भी क्या है, बढ़ते जाएगा। तो ये याद रखें, मतलब इसके द्वारा हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या सेल की को पता कर सकते हैं, कितने मतलब सेल की संख्या को पता कर सकते हैं, ऐसे इसको लिख लेना। अर्थात परमाणु के साइज़ के बीच से जानकारी मिलती है। अब इसी को रिप्रेजेंट करते हैं n = 1 2 3 4, जिसको और दूसरे भाषा में k l m n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब n = 1 मतलब यही हो गया k, ये हो गया l, ये हो गया m और ये हो गया n। और उधर o p q ऐसा करके अधिकतम 7 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीरियाडिक टेबल है उसमें सिर्फ 7 पीरियड बने हैं, 7 आवर्त बने हैं, जो कि इसी पे बेस्ड है। दूसरा, इससे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और ऊर्जा पता कर सकते हैं। नाभिक मतलब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ से इनमें यदि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो। और डिस्टेंस पता हो जाएगा तो क्या पता चलेगा हमको? इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी पता चल जाएगी, अर्थात ऊर्जा पता चल जाएगी। कैसे? हमने पढ़ा है बोर के मॉडल में कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनकी एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एनर्जी इनकी बढ़ते जाती है, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। तो हमको जब ऑर्बिट पता चल जाएगा, अर्थात एनर्जी लेवल पता चल जाएगा, ऊर्जा स्तर पता चल जाएगा, तो सामान्य सी बात है हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता करने के लिए हमने एक सूत्र लिख रखा था, किसके, मतलब हाइड्रोजन के समान, हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ऊर्जा यदि पता करना रहेगा, ऊर्जा पता करने के लिए हम एक फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, En इक्वल टू क्या था, ऋण 13.6 और ये था Z² बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में। इसको हमने बोर के मॉडल में पढ़ रखा है। अब वहाँ पे इस चीज़ें देख सकते हैं। देखो ये ऊर्जा है और ये कक्षा की संख्या है। चूँकि ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि कक्षा की संख्या जब बढ़ेगी तो ऊर्जा जो है वो भी बढ़ जाएगी। संबंध जरूर है व्युत्क्रमानुपात में, मतलब बढ़ने से इसको घटना था, लेकिन ऋण का निशान लगा है, इसलिए कक्षा की संख्या बढ़ाएंगे तो ऊर्जा अभी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहने का अर्थ है कि मैं पहले कक्षा में रहूँगा तो ऊर्जा कम रहेगा, लेकिन दूसरे में आऊँगा तो ऊर्जा अधिक हो जाएगा, तीसरे में आऊँगा तो ऊर्जा और भी बढ़ेगा, चौथे में आऊँगा तो ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। मतलब हाइड्रोजन जैसे जो परमाणु होते हैं उनमें यदि हमको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो इस सूत्र के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन जैसे परमाणु मतलब जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसके उदाहरण और भी है, जैसे लिथियम +2 परमाणु क्रमांक 3 है, +2 लिख दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम +3 परमाणु क्रमांक 4 है, 3 हमने हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। बोरान +4 या फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो मतलब इनमें एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस फार्मूला से हम ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फार्मूला से दूसरे के यदि ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो ऊर्जा नहीं आएगा, क्योंकि ये बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला उत्पन्न किया था, बनाया था। ठीक है, तो ये इस फार्मूला से हम लोग ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए nth कक्षा में सबसेल की संख्या, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए nth कक्षा में सबसेल की संख्या, सबसेल मतलब होता है उपकोष, और इसकी संख्या ज्ञात करना है। यदि पूछता है कि मान लो पहला कक्षा है, पहले कक्षा में कितने सबसेल होंगे, अर्थात कितने उपकोष होंगे। ऑर्बिट मतलब होता है कोष या कक्षा, ठीक है, और उसी को सेल बोल देते हैं, कोष को सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें यदि पूछता है पहले ऑर्बिट में कितने उपकोष होंगे, तो जितने ऑर्बिट की संख्या होगी उतने ही क्या होंगे, उपकोष की संख्या। ठीक है, जैसे मैं मान लो पहला बोला फर्स्ट ऑर्बिट में सबसेल कितने होंगे, सबसेल तो 1 ही होगा। सेकेंड में पूछता हूँ तो सेकेंड में सबसेल 2 होगा। मतलब जितने ऑर्बिट की संख्या रही अर्थात कक्षा की संख्या उतने ही उसमें क्या होंगे, सबसेल होंगे। और सबसेल किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सबसेल आ रहे हैं इन ऑर्बिट के अंदर, और उसी सबसेल के अंदर हैं ऑर्बिटल, जो कि हम स्टार्ट में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकता है। ऑर्बिट का कहने का अर्थ है कि इसमें ये सब में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसको मैं एक डिब्बा बना के कैलकुलेट करता हूँ। ऑर्बिट लिख देता हूँ, ऑर्बिट, और क्या लिखा, अधिकतम ऑर्बिटल, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑर्बिट मतलब ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, इसको हम k बोलते हैं, इसको l, इसको m, इसको n, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 2n²। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2n², याद के लिए, क्योंकि ये फार्मूला हम उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए ऑर्बिट में मुझे ऑर्बिटल पता करना है तो ये फार्मूला करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल में सिर्फ कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ये 2 को हटा दिया और सिर्फ n² रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्बिटल की संख्या। अब देखिए मुझे जो पहला हमारा ऑर्बिट है, मतलब n = 1, उसमें 2 गुणित n का घात 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, 2 गुणित 1 का घात 2, 2 गुणित 2 का घात 2, 2 गुणित 3 का घात 2, 2 गुणित 4 का घात 2। मतलब पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, चौथा के लिए। तो पहला के लिए 2 आएगा, दूसरा के लिए कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 32। वही चीज़ लिख रहा हूँ, 2, 8, 18, 32। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। मतलब ये जो हमारा 1 लिखा है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, इसमें हो सकते हैं 18, इसमें
सॉरी इस पहला में हो सकता है 2, दूसरे में हो सकता है अधिकतम 8, तीसरे में हो सकता है 18, चौथे में हो सकता है अधिकतम 32। न्यूनतम पहले को छोड़ के बाकी में 0 भी हो सकता है, क्योंकि पहले में यदि 0 रख देंगे तो फिर हमारा परमाणु नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर परमाणु का औचित्य ही कहाँ है। ठीक है, तो जो पहला ऑर्बिट है वो न्यूनतम 0 कभी नहीं होगा, 1 हो सकता है, बाकी सब न्यूनतम 0 भी हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मामले में। तो हम इस फार्मूला से 2n² से हम क्या कर सकते हैं, हर एक ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको याद रखना है। और n² से हम ऑर्बिटल भी पता कर सकते हैं। अब देखिए एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आता था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है 2, इसलिए ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी 1। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 का आधा कितना होगा, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो 8 का आधा कितना होगा 4। यहाँ 18, तो 18 का आधा कितना होता है 9। और यहाँ 32, 32 का आधा कितना होगा 16, क्योंकि 16 ऑर्बिटल अर्थात कक्षक रहेंगे तभी उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अंतर में कल ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कि ऑर्बिटल में अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होगा। लेकिन ऑर्बिट में क्या है, ऑर्बिट में ये हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर रहे हैं, किसमें ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट में है ना, ऑर्बिट में ये अधिकतम, इसको हम 2n² सूत्र से ला रहे हैं और ये टेबल में बनाया हूँ इन तीनों के, मतलब इन दोनों के लिए। और आपको उपकोष की संख्या यदि पता करनी रहेगी तो जो ऑर्बिट का संख्या अर्थात जो कक्षा का संख्या जिसको एनर्जी लेवल या सेल भी बोल रहे हैं वही उपकोष का संख्या होगा। मतलब n का मान जो रहेगा, जैसे n का मान 1 है तो वहाँ उपकोष का संख्या भी 1 होगा, n का मान 2 है तो उपकोष का संख्या भी 2 होगा। बाकी चीज़ों के लिए फार्मूला उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। एक हमने बोर्ड में पढ़ रखा था, बोर्ड में क्या पढ़ा हुआ था कि इसके आगे नेक्स्ट उसको नोट कर लेंगे। बोर्ड में पढ़ा है कि ऑर्बिट का कोणीय संवेग, ये प्रश्न पूछ सकता है आपको कितना होता है। ठीक है, कोणीय संवेग मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है NH/2π, और यहाँ इसके लिए हमने सूत्र लिखा था mvr। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा mvr = NH/2π, और H/2π को हम क्या बोलते थे, H बार भी बोलते थे, मतलब mvr = और क्या लिख सकते हैं mvr = NH बार। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है और ये ऐसा, मतलब 3 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये हमने किसमें पढ़ा है, बोर में पढ़ा है कि बोर के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें ऑर्बिट का जो कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम है वो mvr = NH/2π होता है। ठीक है, तो ऑर्बिट का कोणीय संवेग बराबर NH/2π, और ये कोणीय संवेग का सूत्र ये होता है mvr। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं mvr = NH/2π। तो ये ऑप्शन देता है तो भी सही है, ये पूरा ऑप्शन देता है तो भी सही रहेगा, और ये ऑप्शन भी देता है n और h बार करके तो भी सही है। यहाँ h बार का अर्थ है, h बार मतलब होता है H/2π। तो उम्मीद करता हूँ आपने मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो अच्छा से समझ लिया होगा। पढ़ते थे, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको सेकेंडरी भी बोलते हैं और सब्सिडरी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं और एजीमुथल क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, मतलब उसके ढेर सारे नाम। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर गौण क्वांटम संख्या या फिर द्वितीय क्वांटम संख्या, मतलब ढेर सारे इसके नाम हैं। हम मुख्य रूप से द्विगांशी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको दिया था सोमरफेल्ड ने और इसके द्वारा हमको उपकोष की जानकारी मिलती है। मतलब इस क्वांटम संख्या से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है, मतलब इस तरीके से ये हमारा यदि एटम है तो इस एटम में जो हमारे मतलब इनको तो हम बोलते हैं कक्षा या बोलते हैं ऑर्बिट, लेकिन इस ऑर्बिट में क्या है, मतलब जिसका ऑर्बिट सेम रहेगा उसका एनर्जी भी सेम होगा, ऐसा इसको देखने पे लगता है। मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिस ऑर्बिट में उनकी सबकी एनर्जी सेम रहेगी, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, ऐसा इसको देखने पे लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से अलग अलग जो सब सेल हैं वो अरेंज होते हैं ऐसे, मतलब जिनके ऑर्बिट सेम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सबकी ऊर्जाएँ भी सेम हो। उसमें जो सब सेल हैं उसके आधार पर उनकी ऊर्जाएँ निर्धारित की जाती हैं। अर्थात जो सब सेल इस तरीके से सामने रहेगा उसको हम बोलेंगे उनकी ऊर्जा कम है, जो सब सेल इधर पीछे आते जाएगा उसकी ऊर्जा अधिक रहेगी, भले ही इनके ऑर्बिट की संख्या एक समान क्यों ना हो जाए। मतलब जैसे मान लो यहाँ ऑर्बिट 2 है तो ये 2s हो गया, 2p हो गया, और d तो होता नहीं है दूसरे में, 2s 2p, और ये जैसे तीसरा केस में, ये तीसरा केस में मैं ले रहा हूँ 3s 3p 3d। तो इस केस में चूंकि सबके क्या है, ये तीसरे नंबर का ऑर्बिट है तो सब एक जैसी ऊर्जा होंगी ऐसा लगता जरूर है, लेकिन सबकी ऊर्जाएं नहीं रहेंगी। जो ए चूंकि ये सामने की ओर रहेगा इसलिए इसकी ऊर्जा
कम रहेगी और इधर पीछे आते जाएंगे उनकी ऊर्जा अधिक होते जाएगी क्रमशः। तो जो सब सेल होता है वास्तव में वो ऐसे अरेंज होते हैं एक क्रम से, मतलब इस तरीके से, ऐसे मतलब एस पी डी एफ, वो अपनी ऊर्जा के हिसाब से अरेंज होते हैं। कम ऊर्जा वाले सामने की ओर, अधिक ऊर्जा वाले इधर क्रमशः पीछे की ओर। और इसी सब सेल में हम लोग आर्बिटल पढ़ते हैं, अर्थात कक्षक, जो कि मैं पहले बताया हूँ प्रकार कक्षक के हम पढ़ चुके थे कल। तो यही कक्षक हैं अलग अलग, मतलब इनको जब सिंगल बोलेंगे तब हम बोलेंगे कक्षक, लेकिन जब ये सेट में रहेंगे तो सेट में हम बोल रहे हैं इनको सब सेल। तो उम्मीद करता हूँ सब सेल का जो कॉन्सेप्ट हो आपने समझ लिया होगा कि जो आर्बिट होते हैं उसके अंदर सब सेल होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जो आर्बिटल होते हैं उनके सेट को। और जो हम पर्टिकुलर इसमें एक एक सिंगल में जाएंगे तो सिंगल को हम लोग बोलेंगे आर्बिटल अर्थात कक्षक। तो ये इस तरीके से अरेंज रहेंगे। अब देखिए सब सेल यह उपकोष की जानकारी देता है, मतलब जो एल रहता है जो द्विवंशी क्वांटम संख्या, उससे हमको उपकोष की जानकारी मिलेगी। और उपकोष को यदि हमने पता कर लिया तो उसका शेप भी पता कर सकते हैं। मतलब मान लो एस है तो एस रहेगा गोलाकार, पी है तो पी रहेगा डम्बल आकार अर्थात डमरू आकार का। मतलब दोनों चूंकि मिक्स हो के आ रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से ये आकार के हैं। अब इनको जानने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, एल का मान यदि 0 है इसका अर्थ है कि वो एस उपकोष, मतलब इसको आप ऐसे उल्टा भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही। मतलब एल का मान 0 होगा किसके लिए, ए सब सेल के लिए। एल का मान 1 होगा पी के लिए, एल का मान 2 होगा डी के लिए, और एल का मान 3 होगा एफ सब सेल अर्थात उपकोष के लिए। मतलब एस के लिए हम एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ के लिए एल का मान 3 रखेंगे। ये कब हमको ज़रूरत पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे, क्वांटम संख्या को ज्ञात करने का तरीका, तो उसमें इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए इसको आपको याद करना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कि किसी n के मान है तो l का मान, मतलब मान लो n का मान दिया हुआ है, n का मान जैसे 1 दे दिया, इधर 2 दे दिया, इधर 3 दे दिया, इधर 4, तब मुझे l का मान यदि ज्ञात करना है तो l का मान हो सकता है अधिकतम 0 से n-1 तक। अधिकतम 0 से n-1 मतलब देखिए n है तो ये 0 हो गया, और n का मान 1 मैं इसमें रखूँगा तो 1 ऋण 1 हो जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा 0, तो वही है l का मान ये होगा। अब n का मान 2 रख दिया मैं, तो n का मान 2 के लिए एक मान तो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, और अंतिम मान क्या हो जाएगा n-1, तो 2 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1, तो ये ऐसा। अब देखिए n का मान 3, तो 3 को मैं यहाँ से एक मान हो जाएगा 0 हमारा पहला, क्योंकि 0 से स्टार्ट है l का मान, ठीक है। इस l का मान मैं इस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूँ। n-1 मतलब 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है, तो 0 से डायरेक्ट तो 2 आएगा नहीं, 1 भी रहेगा, इसलिए हमको 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे 4 के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा तो 0, 1, 2, 3, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप सबको समझ में आ गया होगा। 4 मतलब 4-1 लिख रहा हूँ इसलिए वो हो गया 3, तो 0 और 3 के बीच में और क्या आएंगे 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये पूछ देगा आपको कि n का मान दे दिया रहेगा और इस n के मान के लिए l का मान कैलकुलेट करिए। तो एक क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आएगा, मैं बाद में बारी बारी से सबको बताते चलूँगा ये कहाँ पे उपयोग होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न n के मान के आधार पर आएगा ऐसा। अब देखिए l का मान 0 है, उस हिसाब से हम सब सेल काउंट कर रहे हैं। सब सेल मतलब उपकोष, तो पहला उपकोष पहला जो हमारा कक्षा है उसमें उपकोष होता है S, क्योंकि l का मान 0 के लिए हमने क्या लिखा है S, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा S और P, क्योंकि l का मान 0 और 1 है, S और P देखिए वहाँ से P का मान 1 रखा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा S P D, और यहाँ पे S P D F, S P D F। ये जो हम S P D F लिख रहे हैं सब स्मॉल लेटर पे है, तो कैपिटल लेटर पे इसको नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारे जो संकेत है नोटेशन है वो गलत हो जाएंगे, वो कभी सही नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये रहेगा। कहने का अर्थ है कि इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से, अब एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए हम चूंकि एस का कोई प्रकार नहीं होता, इसलिए इसके लिए हम डिब्बा के फॉर्म में ऑर्बिटल को दिखाने स्टार्ट करेंगे, मैं जो कि आगे इसके लिए कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि हम जो द्विवंशी क्वांटम संख्या रहता है उसके द्वारा हम सब सेल पता करते हैं। और सब सेल वास्तव में कैसे हैं, सब सेल हैं इन्हीं सेल के अंदर अर्थात ऑर्बिट के अंदर हैं, और इस क्रम से अरेंज है। कहने का अर्थ है कि एक ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है सबकी ऊर्जा जरूरी नहीं है सब समान रहे, इसको देखने से जरूर दिखता है कि समान रहेंगे, लेकिन उसमें जो सब सेल होते हैं अर्थात उपकोष होते हैं वो बताएंगे कि किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक और किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। मतलब सब सेल इस क्रम से अरेंज रहते हैं S P D F, और ये हमारा ऐसा सर्कल बनते जाता है इस तरीके से, उसके बाद फिर यहाँ सर्कल बनता है, तो ऐसे अरेंज होते हैं। अब जब मतलब सब सेल पहुँच गए उसके बाद हम इसके आगे जब पढ़ेंगे इनको सिंगल अलग अलग निकाल के, तब हम उसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्हीं में रहते हैं, ठीक है। तो सब सेल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्बिटल का पूरा सेट सब सेल कहला रहा है, और ऑर्बिटल एक एक जो सिंगल है उनको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल, मतलब जो सब सेल के एक एक इकाई को हम बोल रहे हैं सिंगल को ऑर्बिटल।
तो ये तो था हमारा किसी जो मान दिया रहेगा n का, उससे हम l कैलकुलेट कैसे करेंगे। l का मान ये याद रखना है 0 से n-1 तक होता है, ठीक है। और इस तरीके से इस फार्मूला पे इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए, किसी दिए गए l के मान के लिए यदि l का मान दे देता है, ठीक है, दिया रहेगा पहले से और नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे, हम इनसे पता करेंगे l का मान। s रहेगा तो l का मान हम 0 मान लेंगे, p रहेगा तो l का मान 1 मान लेंगे, d रहेगा तो l का मान 2 मानेंगे, f रहेगा तो l का मान 3 मानेंगे। अभी कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके बाद जो मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को बताते जाऊँगा तो ये क्लियर होते जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी जो बताते जा रहा हूँ उनको आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, किसी दिए गए l के मान के लिए, अर्थात यदि सबसेल का मान दिया हुआ है, उधर जो सबसेल लिया मतलब ये l का मान ये दे दिया रहे या फिर ये SPDF लिखा हुआ दे दिया रहे कुछ भी, तो उसके लिए हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। 2 ब्रैकेट में 2l+1 अधिकतम कक्षक की संख्या अर्थात आर्बिटल की संख्या, मैक्सिमम आर्बिटल हम इस सूत्र से कैलकुलेट करेंगे 2l+1। अब हमने 2 को क्यों हटा दिया, क्योंकि जो कक्षक होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो हमारा कक्षा होता था उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन आते थे, तो यहाँ पे हम वास्तव में कक्षा को काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम कक्षक को काउंट कर रहे हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करना है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और अधिकतम कक्षक की संख्या पता करनी है तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इसको देखिए हम इसका टेबल बना रहे हैं, ये l हो जाएगा या फिर मैं बोल दिया सबसेल, ठीक है। उसके बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और अधिकतम कक्षक मतलब मैक्सिमम आर्बिटल। अब देखिए l का मान, मान लो l का मान 0 1 2 3 ये है, तो सब सेल हमारा क्या होता था, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F, जो कि मैं यहाँ भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है। अब ऐसा दिया हुआ है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मुझे काउंट करना है, ठीक। ये तो था मैक्सिमम आर्बिटल अर्थात अधिकतम कक्षक की संख्या। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो मुझे 2l+1 ये फार्मूला उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2l+1 इस फार्मूला से हम निकाल पाएंगे। अब देखिए 2l+1 मतलब कैसे हो जाएगा, l का मान मैं यहाँ से 0 रख लूँगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0 बराबर 0 हो जाएगा, और 2 × 2 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। कैसे किया हूँ इसको समझ लीजिए। देखिए l का मान यहाँ 2 गुणित 0 रख दिया ये 0 के लिए, ठीक है। l का मान यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ +1 है तो 2 गुणित फिर 1 करूँगा, 0 सिर्फ ये पोर्शन होगा ना, तो क्या आ जाएगा 2। अब p के लिए देखिए l का मान 1 रखूँगा मैं, ये वाला मान, तो 2 गुणित 1 तो 2 हो जाएगा और धन 1 मतलब टोटल हो गया 3, तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार d के लिए देखिए 2 रखूँगा यहाँ पे l का मान, तो 2 दूनी 4 और 4 1 5 5 दूनी 10। उसी प्रकार f के लिए 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। अब आर्बिटल का संख्या इसका ठीक आधा हमने किया है 2l+1। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक आर्बिटल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, तो आर्बिटल का संख्या मतलब कितना हो जाएगा, आर्बिटल का संख्या ठीक इसका आधा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो कि हम और पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 1 आ जाएगा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब हमारे पास कितने आर्बिटल 3, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है इसका अर्थ हमारे पास कितने आर्बिटल 5, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है इसका अर्थ हमारे पास कितने आर्बिटल 7। अब इस वाले को दिखाते हैं इस तरीके से आर्बिटल को हम, क्योंकि ऐसे ही सीखने के लिए पढ़ेंगे आगे, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो आर्बिटल को ऐसा डिब्बा के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 रहते हैं, तो इसमें 2 और p के 3 प्रकार हैं हमारे, तो ये हमारे p के 3 आर्बिटल, ठीक है। 5 d के हमारे 5 प्रकार हैं, इसलिए इसके 5 आर्बिटल हो गए, और f के हमारे 7 प्रकार हैं जो हमने आर्बिटल के प्रकार में पढ़ा है, तो इसके हो गए टोटल 7। देखिए 2 4 5 6 और ये हो गया एक 7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये तो था हमारा एल के सिंगल मान के लिए, मतलब ऐसा कुछ देता है SPDF या फिर एल का एक सिंगल मान मिल जाता है तो उसके लिए हम आर्बिटल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम n के मान के हिसाब से देखें, इस n के मान के हिसाब से, और हमको आर्बिटल यदि बनाना रहेगा तो इस n के मान के हिसाब से देखिए, यहाँ पे n का मान 1 लिखा हूँ तो l का मान 0 मतलब s आर्बिटल, उसके बाद n का मान 2 तो यहाँ पे s और p है, मतलब इसको हम कैसे बना सकते हैं, s आर्बिटल मतलब एक कक्षक, ठीक है, मतलब एक s सब सेल है, मतलब आर्बिटल कितना होगा s कक्षक,
तो एक ये ऐसा बनेगा। एस और पी के लिए हम कैसे बनाएंगे, ये एस का एक प्रकार और पी का क्या हो जाएगा, ये टोटल 3 प्रकार। एस पी डी के लिए वैसे क्या करेंगे, एस का 1 और पी का 3 ये, और डी के लिए देखो मैं साइड को मिटा दे रहा हूँ, डी के लिए हो जाएगा 5, 1 2 2 4 5। ठीक है, मतलब ये जो सबसेल हैं उसमें मैं आर्बिटल को बता रहा हूँ कि कितने आर्बिटल होंगे। पी यहाँ तो सबसेल 2 है, एक एस एक पी, लेकिन पी के 3 प्रकार होते हैं, इसलिए टोटल आर्बिटल कितने होंगे, 3 और 1 4। मतलब हम लोग सबसेल के अंदर अब आर्बिटल को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग तरीका था एल के मान से, लेकिन एन के मान से हमको निकालना रहेगा तो एन के मान से हम ऐसे निकालेंगे जो कि हम पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसको और कैसे करेंगे। ये क्या हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं काउंट आर्बिटल की संख्या को। ठीक है, तो ये एस जो सबसेल है, मतलब एस उपकोष है, उसमें कक्षक, एक कक्षक होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है उपकोष। तो कक्षक 1 रहेगा, एस और पी इसमें 2 उपकोष है, मतलब 2 सबसेल है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 आर्बिटल हो गए, क्योंकि पी के 3 प्रकार होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। वैसे डी के 5 प्रकार होते हैं, तो 5 हो गया, ये 3 8 और 1 ये 9। ठीक है, जो कि वहाँ पे हम लिख रहे थे कि आर्बिटल का संख्या कितना होगा, वैसे इसमें क्या हो जाएगा, एस का 1 प्रकार, पी का 3 प्रकार, डी का कितना 5 प्रकार और एफ का 7 प्रकार। इस तरीके से 2 4 5 6 और 1 7। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ समझ लिया होगा कि किस किस चीज़ के लिए हम नोटेशन बना रहे हैं। ये एस पी डी के लिए, एस पी डी और एफ के लिए, मतलब जो हमारा परमाणु रहेगा इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये तो आर्बिट है, सब आर्बिट, और इसी आर्बिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसेल, और सबसेल इस तरीके से ऐसे अरेंज है, जैसे इसमें एस है सिर्फ, इसमें एस पी है, और इसका तीसरा वाले में हम पहुंच गए तो एस पी डी, ऐसा देखिए एस पी डी चौथा में पहुंच गए तो एस पी डी एफ ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो जो इधर नाभिक की ओर है उसकी ऊर्जा कम, और जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं ऊर्जा अधिक, मतलब ऐसे इनका क्रम है, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्बिटल को आगे। ठीक है, हम लोग जो द्विगांशी क्वांटम संख्या होता है एल, उससे आर्बिटल कोणीय संवेग भी पता कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, जो आर्बिट था उसका कोणीय संवेग, मतलब कक्षा का कोणीय संवेग हम लोग पता कर सकते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको दिखाते हैं एल से। अब इसका फार्मूला है एल बराबर, ये अंडर रूट रहता है एल प्लस 1, और ये होता है एच अपान 2 इस फार्मूला को याद रखना है। एल के मान से हम कक्षीय कोणीय संवेग अर्थात एल का मान पता कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एच अपान 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, एच अपान 2 को हम लोग लिख सकते हैं एच बार, ऐसा कट एच, मतलब इसको और आगे मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, एल प्लस 1 और ये कट एच, अंडर रूट इसमें है और वो बाहर है, कट एच या फिर एच बार, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वही फार्मूला दूसरे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने दूसरा जो प्रकार है उसको अच्छा से समझ लिया होगा, और ये फार्मूला आप याद रखें, एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 और इस अंडर रूट के बाहर एच अपान 2 इस फार्मूला से हम किसी भी, यदि एल का मान दिया रहेगा, एल का मान हमको उसी एस पी डी एफ के तरीके से याद करना है, जैसे एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, ऐसा करके, तो वो मान दिया रहेगा तो हम कक्षीय कोणीय संवेग याद कर सकते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या के द्वारा। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको एम से दर्शाते हैं। इसको लिंडे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसने कब दिया था, हमने देखा होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ था बोर का, उसमें पढ़ा हुआ था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थे उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे तो जो उनके लाइन स्पेक्ट्रम थे वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से और स्प्लिट हो जाते थे, टूट जाते थे, उसको बोलते थे हम लोग वहाँ जीमैन प्रभाव। ठीक है, तो उसी जीमैन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट दिया गया था लिंडे के द्वारा। ठीक है, तो जीमैन प्रभाव हम पहले पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जब जो लाइन स्पेक्ट्रम रहता है उसको रखते हैं तो स्पेक्ट्रम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, जिसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिट हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को समझाने के लिए इसने चुंबकीय क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट दिया था, अर्थात हम इसको ये बोल सकते हैं कि यह जीमैन प्रभाव या जीमैन दोनों बोलते हैं, प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करता है, एक नया चीज़ इसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसके द्वारा हम लोग अभी तक हमने क्या देखा है, पहला जो था मुख्य क्वांटम संख्या, उसमें हमने आर्बिट पता किया था, कक्षा। दूसरे में हमने पता किया था सबसेल अर्थात उपकोष,
अब हम इसमें पहुंच गए हैं ऑर्बिटल में। ये ऑर्बिटल में की ओरिएंटेशन बताएगा। अब ओरिएंटेशन का अर्थ है कि ऑर्बिटल चूँकि अलग अलग टाइप के होते हैं, एस को छोड़कर जो पी डी और एफ होते हैं उनके, तो वो अलग अलग दिशा में ठहरते हैं। अब ये कैसे ठहरेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो जनरेट करता है आसपास चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र जब बना देता है इलेक्ट्रॉन, इसको हमने मैक्सवेल का क्वांटम वाला पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ा था, उसमें इसको बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। तो उस वहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब जनरेट करेगा तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उससे उसका इंटरेक्शन होता है, अर्थात अंतःक्रिया होती है, क्योंकि पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उस इलेक्ट्रॉन में भी चुंबकीय क्षेत्र। इस कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पेस में त्रिविम जिसको बोलते हैं उसमें ठहर सकता है, अर्थात 3D में। तो उसी की जानकारी हमको इससे मिलती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस दिशा में ठहरेगा या कैसे ठहरेगा उसकी जानकारी, मतलब ऑर्बिटल की स्पेस में ओरिएंटेशन के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट है इसका मान एल पर निर्भर करेगा, मतलब एल का मान जैसा रहेगा वैसे ही एम का मान तय हो जाएगा। अब एल के अधिकतम एल के मान के लिए एम का मान होता है -L से 0 को लेते हुए +L तक, ठीक है। अब अधिकतम एम के मान की संख्या होती है 2L+1, जिसको हमने कक्षक करके इसके पहले भी पढ़ा हुआ था दूसरे प्रकार में। वही जीवन प्रभाव की व्याख्या करता है। अब इसको टेबल फॉर्म में मैं बदलता हूँ कि ये वास्तव में होता क्या है। देखिए, ये मैं लिख दिया एल का मान और ये लिख दिया एम का मान, ठीक है। एल का मान मतलब 0 1 2 3 ये कर दिया, इसके लिए एस, इसके लिए पी, इसके लिए डी, इसके लिए एफ था सबसे। अब इसका मान एस है तो इसका मान -L से 0 को लेते हुए कितना +L तक जाएगा, ये डैश। अब देखिए -L मतलब ये 0 में चूँकि L है तो हम इस चीज़ को ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। -L मतलब -0, तो यहाँ पे m का मान कुल मिला के हो जाएगा 0। और चूँकि s का था तो s के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसी का मान हो जाएगा वास्तव में 0। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित हमको प्रश्न बनाने में बहुत मदद मिलने वाला है। अब देखिए p का 1 है तो l का मान 1 हो गया, तो l का मान 1 हो गया तो मतलब -1 0 और +1, ठीक है। मतलब p के 3 प्रकार होते हैं हमारे। देखिए, ये px हो गया, ये py हो गया, इसके अंदर इसको लिख देता हूँ, ये px, ये py और ये pz। हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, तो ये -1 0 +1 ये इनके मान। अब देखिए d, मतलब d भी दिया रहेगा तब भी हम उसका l का मान 2 लिखेंगे, ऐसा मतलब ये दिए रहेगा तब भी l का मान तय हो जाएगा, और l का मान देगा तब तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो l का मान 2, तो 2 को इसमें रखूँगा तो -2 होगा, ठीक है। ये हमने इसके लिए लिखा है -1 0 +1, ये ऐसा है। अब इसमें देखिए -2 होगा, अब इसके बाद क्या है 0, लेकिन -2 से डायरेक्ट 0 जाएगा नहीं कोई चीज़, इसलिए यहाँ बीच में क्या आएगा -1 भी आएगा, ठीक है। और +L मतलब +2, तो ये +2 भी नहीं जाएगा डायरेक्ट, तो +2 के पहले क्या आने वाला है +1। तो इस तरीके से टोटल कितने मान होंगे, देखिए -2 -1 0 +1 +2, मतलब टोटल होगा 5 मान, 1 2 3, ये हो गया 5। ये dxy dyz dxy yz zx dx² y² और d ये क्या है z²। टोटल इसके 5 ऑर्बिटल, 5 प्रकार हमने पढ़ा था। तो इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। तो उम्मीद करता हूँ पाँचों जो ऑर्बिटल हैं उनके मान भी आप याद रखेंगे। डी के केस में xy के लिए मैग्नेटिक फील्ड का -2, yz के लिए -1, zx के लिए 0, x² -y² के लिए +1 और z² के लिए +2, इस तरीके से। अब एफ का देखिए, एफ का 3 है तो इसमें मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0, ये तो -3 आएगा, उसके बाद इसमें 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ तक है मान, इसलिए बाकी के जो अंक है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा +1 +2 +3, टोटल 7 मान। क्यों? क्योंकि एफ के 7 कक्षक थे, तो 2 4 5 6 7, तो एफ वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसके जो प्रकार हैं उसका भी ज़रूरत हमको नहीं पढ़ने वाला है। अब इसमें एक सूत्र लिखा था कि 2L+1 तक मान हो सकते हैं, किसके, m के अधिकतम मान। मतलब 2L+1 का अर्थ है 2L+1, जैसे मैं s के लिए लिखूं तो s के लिए m का मान कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ। s या फिर l का जो 0 मान है, 0 यहाँ पे यदि रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2+1 बराबर क्या आ जाएगा 1, तो ये एक मान इसको बता रहा है वास्तव में। अब देखिए ये 1 रखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये टोटल 1 2 3 3 मान ऐसे, ठीक है। और यदि 2 रखूँ तो 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 मान।
मतलब अधिकतम इतने मान हो सकते हैं इसको। तो इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, इसमें प्रश्न ये मान भी दे सकता है और इसके अधिकतम कितने मान संभावित मान होंगे वो लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। एल का मान दे दिया रहेगा या फिर ए पी डी एफ ये कुछ भी देगा, उसके हिसाब से आपको इसको तय करना पड़ेगा। पी रहेगा तो एल का मान 1 और उससे फिर हम एम का मान निकाल पाएंगे। मतलब आपको याद करना पड़ेगा, ए पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए। बाकी तो ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। इस सूत्र को याद रखोगे, -L से 0 को लेते हुए +L तक। तो ये था हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता था तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब आसमान में अर्थात 3D में कैसे ठहरेगा, अर्थात एक कक्षक की दिशा को बताता है वास्तव में। ये कौन सा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको लिंडे ने दिया था जीमन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो ये जीमन प्रभाव की व्याख्या भी करता है। ठीक है, पढ़ रहे हैं चौथा क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से दर्शाते हैं। इसको उल्हेनबक ने दिया था। इसमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे कैसे घूमते हैं उसकी जानकारी मिलती है। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसा राउंड मारते रहते हैं इसमें ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने मतलब इसमें तो राउंड मारते रहते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी इस तरीके से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घूमते रहते हैं। तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में, जिसको वामावर्त बोलते हैं। उस तरीके से घूमता है। तो इसका मान होता है एस बराबर ±1/2। अब इसका कोई निश्चित रूल्स नहीं है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यदि मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है और ऐसे यदि घूमे घड़ी की दिशा में, तो इसके लिए +½ ही लिखें। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दाएँ साइड दक्षिणावर्त। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है, मतलब उल्टे दिशा में घूमता है, तब इसको बोलते हैं वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उल्टे दिशा में भी घूमता है और सीधे दिशा में भी घूमता है। तो ये उसका अक्ष हो गया इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट का चक्कर लगाते रहता है नाभिक के बाहर, तो अपने अक्ष पे भी वो जैसे घूमते रहता है इस गोल। तो उसी के लिए एस बराबर ±½ अब हम जनरली नोटेशन यही उपयोग करेंगे। दक्षिणावर्त घूमेगा तो उसके लिए +½ लेंगे, और उल्टा घूमेगा तो उसके लिए हम लेंगे -½ किसका मान, एस का मान। ठीक है, स्पिन का मान। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है इसका, और रूल्स भी नहीं है कि दक्षिणावर्त घूमे तो उसका प्लस ही रहेगा। मतलब वो माइनस भी हो सकता है और इसका प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उत्तर आ ही जाएगा फाइनली, जो चीज़ निकालना रहेगा उसको। लेकिन इसको याद रखें, दक्षिण अधिकतर, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऐसे लिया जाता है, जो दक्षिण दाईं ओर ऐसे यदि घूमेगा घड़ी की दिशा में, तब उसको हम +½ लेंगे, और उल्टा घूमेगा उसको -½ लेंगे। इस क्वांटम नंबर के द्वारा हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम अर्थात चक्रण कोणीय संवेग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चक्रण कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से s+1 और h/2π। जैसे इसके पहले हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, बस वैसे ही। वहाँ पे l लेते थे, हम यहाँ पे s ले रहे हैं, और इसको ये कैपिटल S से दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। 2π को हम लोग कट h भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा हैज़ या h/2π ऐसा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ s का मान होता है n/2, और जो n है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं टोटल स्पिन, मतलब कुल चक्रण को कैलकुलेट करने के लिए ±n/2 ये फार्मूला होता है। ये s का मान इसको कैलकुलेट करने के लिए है। n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनको कैलकुलेट करने का तरीका मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल स्पिन अर्थात कुल चक्रण को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए n, और n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है चक्रण बहुलता, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये होता है 2s+1, इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये s का मान कहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे हम, s का मान यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, s बराबर n/2। इसके बाद कहने का अर्थ है कि एक फार्मूला ये हो गया हमारा, दूसरा फार्मूला हो गया, ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा हम इससे पता कर सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है ये √n+2, और ये होता है bm का अर्थ होता है बोहार मैग्नेटान।
ये इसका यूनिट है। और यहाँ n का मान क्या है, यहाँ n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये याद रखना है। और इसको चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हैं म्यू से, ठीक है। मतलब म्यू बराबर हो गया √n ब्रैकेट में n+2 Bm। तो इस तरीके से हमको मिल गया 4 फार्मूला। अब यहाँ पे अयुग्मित शब्द आया है, तो इसके लिए जब मैं आपको पाउली का, हुंड का और आप-बाव का सिखा दूंगा, तो उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल मैं उसमें बारी बारी से बताते जाऊंगा, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए 2 शब्दावली लिखा हूँ मैं, एक प्रतिचुंबकी जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इसका ऐसा यदि शब्द आते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन यदि जोड़े में रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकी जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये इसमें कोई ना कोई एकाक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा, अर्थात पेयर में नहीं रहेगा। एकाक इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में ही रहेगा तब हम उसको बोलेंगे अनुचुंबकी। ये जो पदार्थ होते हैं अनुचुंबकी, इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो प्रतिचुंबकी रहते हैं इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात उससे दूर भागते हैं, रिपल्सन होता है उनमें। और इनमें होता है अट्रैक्शन चुंबकीय क्षेत्र में। अब देख रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा। इसमें देखिए 1s 2p2 3p1 4d, ये सब अलग अलग ऑर्बिटल हैं। इनमें पूछा हूँ मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करिए। मतलब कोई एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, मैं सभी को निकालना सिखा रहा हूँ, n l m s को, ठीक है। अब देखिए 1s में निकाल रहा हूँ, 1s तो s कैसा होता है, ऐसा एक सिंगल। अब 1s मतलब ये s हो गया, इसमें कुछ लिखा नहीं हो इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं 1s1, ठीक है। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रखा हूँ तो वही अंतिम होगा उसका, ठीक है। तो इसी एक इलेक्ट्रॉन का मुझे क्वांटम संख्या निकालना है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है n, उसका मान आपको इसी को देख के समझ जाना है। जो सामने लिखा रहेगा, जैसे इसमें 1 लिखा है तो 1, इसमें 2 लिखा है 2, मतलब जो लिखा रहेगा वही। तो इसका हो जाएगा 1। l का मान मैं याद करने के लिए बोला था कि l का मान 0 किसके लिए, s के लिए, तो l का मान क्या हो जाएगा 0। वो मैं इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या में सिखा रहा था। m का मान किस पे निर्भर करेगा, इस पे। m का मान कहाँ, -l से 0 को लेते हुए कहाँ +l तक होता है। अब देखिए 0 है इसलिए m का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 0। अब s का मान कैसे तय करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं इसको ऐसे रखूँगा, खड़ी। और जो खड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा खड़ी, इसके लिए रहता है हमेशा +12। इसी को क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो कि मैं स्पिन क्वांटम संख्या में नहीं बता पाया था। मतलब ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉन यदि इस तरीके से घूमता है तो इसके लिए +12 रहता है, और इसके लिए नोटेशन ऐसा खड़ी देते हैं, या फिर ऐसा पूरा कंप्लीट एरो देते हैं। मतलब कोई भी दे सकते हैं, आधा, हाफ तीर या फिर पूरा तीर, ठीक है। तो ये चूँकि एक खड़ी लाइन है इसलिए इसका हो जाएगा +12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने ये चारों क्वांटम संख्या निकालना सीख लिया होगा। अब देखिए दूसरा 2p2 के लिए निकालना है मुझे। तो p के कितने प्रकार होते हैं यही करना है सबसे पहले हमको, 1 2 और 3। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 मैं भरूँगा जगह पे। अब n का मान निकालिए, n का मान कितना है 2, l का मान कितना होगा, p के लिए 1, क्योंकि मैं 1 2 3 ये s p d f याद रखना है, वो बोला था। p के लिए l का मान क्या होगा 1 होता है हमेशा, ठीक है। अब m का मान इस l पे निर्भर करेगा। m का मान कितना है बताइए, -l से 0 को लेते हुए +l तक, मतलब -1 0 +1। अब इसको ऐसा डिब्बा बनाए रहते हैं, उसमें लिख लो -1 0 +1, जो यहाँ पे निकालेंगे। अब मैं इसमें लिखा हूँ अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या। अंतिम मतलब 2p2 है, मतलब अंतिम यह होगा, पहला ये है तो उसके बाद दूसरा मतलब लास्ट ये होगा। तो इसके लिए ये क्वांटम संख्या हो जाएगा, चूँकि इसके नीचे में क्या लिखा हूँ मैं 0, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। पहला इलेक्ट्रॉन पूछता तो -1 होता। ये कैसे निकाला हूँ मैं, इसको ऐसा माइनस से लेकर 0 फिर +l, इस फार्मूला से निकाल रखा हूँ, ठीक है। अब s का मान इसी के लिए निकालना है मुझे, खड़ी है इसलिए क्या हो जाएगा +12, मतलब क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में ऐसा, ठीक। तो ये है 2p2 के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 3p1 का आप लोग खुद से निकालें, ये सेम ऐसा ही बनेगा 2p2 जैसे, लेकिन इसमें पहले इलेक्ट्रॉन का निकालना है, एक लिखा हूँ इसलिए। अब 4d के लिए निकाल रहा हूँ, इसको आप खुद से निकाल के देखें, इजीली बन जाएगा। इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पाउली के नियम के साथ बताऊंगा, ठीक है। 4d3। अब 4d3 में d का कितना होता है, 5 प्रकार होता है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। ऐसी सिंगल भरना है, इनके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा आदत बनाएं। तो ये मैं तीसरा के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो n का मान क्या हो जाएगा 4, सामने 4 है इसलिए। l का मान d के लिए कितना होता है 2, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या में बताया था। d रहेगा तब l का मान 2, s रहेगा तो l का मान 0, p रहेगा तो l का मान 1, ऐसा।
अब m का मान l पे निर्भर करेगा, इसलिए इसके कितने मान हो जाएंगे 5 -2 -1 0 +1 +2। ये कैसे हमने निकाला, ये हमने निकाला -l से 0 फिर +l तक, इस फार्मूला से निकाला ये मान। अब देखिए 5 मान तो होंगे, लेकिन हमको इस तीसरे के लिए निकालना है, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 0, तो ये मैं लिखूँगा 0। एस का मान देखिए, एस का मान खड़ी है इसलिए क्या हो जाएगा +12। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वांटम संख्या निकालना आपने सीख लिया होगा सरल तरीके से, ठीक है। अब एक लास्ट हम देखते हैं 2s2 में, फिर ये आज के लिए लास्ट हो जाएगा ये 2s2। इसमें n l m s निकालना है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2s लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, s का एक डिब्बा, क्योंकि उसके कोई प्रकार नहीं होते, पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैं लिख दिया 2s। अब देखिए n का मान फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूँ, इधर कर देता हूँ सेकेंड के लिए, ठीक है, समझते जाना। n का मान 2 लिखा है इसलिए 2, इसके लिए भी n का मान कितना 2, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट मतलब इसके लिए और सेकेंड मतलब इसके लिए। l का मान देखिए s लिखा है तो 0 होगा, और इसमें भी l का मान s लिखा है इसलिए 0 होगा, ठीक है। m का मान, चूँकि l का मान 0 है इसलिए m का मान भी 0, इसका मान भी 0। अब देखिए s का मान, ये खड़ी एरो है इसलिए +12, और s का मान ये उल्टा एरो है इसलिए क्या होगा -12। कहने करते देखिए ये 3 क्वांटम संख्या समान आए, लास्ट वाला अलग आ गया, यही पाउली का नियम है वास्तव में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाउली के नियम पे, और ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा कैसे निकालना है। तो बुक से प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको हम अच्छे से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।